हेलो स्टूडेंट, एसबीएन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम या जो निर्देश तंत्र उसके प्रकार। तो अपने पास में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो दो प्रकार का होगा। फर्स्ट, इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सेकंड है नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और सेकंड है नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब ये होते क्या हैं तो वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहला अपना इनर्शियल, इनर्शियल मतलब जड़त्वीय। अब होगा क्या वो देखने के लिए तो अपन कह सकते हैं इनर्शियल का मतलब होगा नॉन एसिलरेशन। नॉन एसिलरेशन मतलब क्या हुआ कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसा कोई निर्देश तंत्र जिसमें कोई भी कण है वो अगर त्वरण रहित दिखाई दे, मतलब उसकी गति है वो गति में त्वरण न हो, तो उस स्थिति में वो निर्देश तंत्र कहलाता है इनर्शियल या जड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन साथ में एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या है कि जब कण गति कर रहा है तो गति करते समय कण के ऊपर बाह्य बल मतलब एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो कुल मिला के डेफिनेशन क्या हो गई इनर्शियल की कि ऐसा कोई भी निर्देश तंत्र जो जिसके अंदर कण बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण रहित दिखाई दे या उसकी गति है वो त्वरण रहित दिखाई दे, तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, इनर्शियल निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो अपन कह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो। तो बल है तो न्यूटन सेकंड लॉ है अपना, न्यूटन सेकंड लॉ जो कि फोर्स को अपने को बताता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम ए वेक्टर, एम मास ऑफ पार्टिकल और ए एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल। तो F इक्वल टू एम ए। यहाँ अपन जो डेफिनेशन दे रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो उसके अंदर अपन कह रहे हैं कि F एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, जीरो इक्वल टू एम ए त्वरण है तो त्वरण को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर के द्वारा। तो अपने पास में हो गया एम डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखें तो अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में दो चीज़ें हैं, दो क्वांटिटी है, एक तो द्रव्यमान है और एक एक्सीलरेशन है। अपन पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल का जो मास है एम है वो जीरो नहीं हो सकता, एम नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर पार्टिकल का मास जीरो हो गया तो पार्टिकल का अस्तित्व नहीं होगा। तो अपने यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई कि मास है द्रव्यमान है वो तो जीरो नहीं है। तो कुल मिला के बचा क्या, जो एक्सेलरेशन है त्वरण वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अपने पास में इक्वेशन या जो कंडीशन है वो आ गई कि जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो। और यही अपन डेफिनेशन में कहना चाह रहे हैं कि नॉन एक्सेलरेशन की पार्टिकल है वो एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए या पार्टिकल है वो त्वरित गति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से तो इसका अगर अपन इंटीग्रेशन कर दें बाई इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास में इक्वेशन बनेगी डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर था, डबल इंटीग्रेट था, तो उस कारण से डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो है। तो वहाँ पे अपने पास में क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन या डिफरेंशिएट क्या होता है, जीरो होगा। तो रिवर्स करेंगे इंटीग्रेशन तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या हो गया डी आर अपॉन डी टी जो कि वेलोसिटी होगी, तो v इक्वल टू कांस्टेंट, v इक्वल टू कांस्टेंट मतलब कि कण है वो नियत वेग से गति करेगा, और कण नियत वेग से गति कर रहा है, इसी का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी निर्देश तंत्र जो स्वयं निश्चित वेग से या नियत वेग से गति कर रहा है या कण उस निर्देश तंत्र के अंदर निश्चित वेग या नियत वेग से गति कर रहा है, तो उस स्थिति में वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, इनर्शियल निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो नाम है इनर्शियल, उसी आधार पे अपन ने कह दिया कि नॉन एक्सीलरेट होना चाहिए। तो ये हो गई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसकी डेफिनेशन।
सेकंड है अपना नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड है नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल है, इसका मतलब इनर्शियल का जस्ट अपोजिट होगा, इनर्शियल का अपोजिट। तो इनर्शियल के अंदर अपन ने क्या लिखा है, नॉन एसिलेशन। तो नॉन इनर्शियल में क्या होगा, पार्टिकल होगा वो एसिलेशन होगा या एसिलरेट होगा, इसमें क्या होगा, एसिलेशन में। साथ में जो एक्सटर्नल फोर्स की कंडीशन है वो सेम वही अप्लाई होगी, मतलब एफ एक्सटर्नल जो बाह्य बल है वो क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, कि अगर बाह्य बल अनुपस्थित है, मतलब बाह्य बल की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो उस स्थिति में यदि पार्टिकल है वो जिस निर्देश तंत्र में त्वरित दिखाई दे, या पार्टिकल की गति है वो त्वरित गति दिखाई दे, तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डेफिनेशन क्या दे सकते हैं अपन कि ऐसा कोई निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी क्या दिखाई दे, त्वरण रहित बल्कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति कैसी दिखाई दे, त्वरित गति दिखाई दे, तो वो निर्देश तंत्र कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये था अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अलावा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपन देखें कि एक्सेलरेशन जीरो है या वेलोसिटी जीरो है, तो अपन कह सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ, वो दोनों जो तीनों न्यूटन्स लॉ है वो वैलिड होते हैं, मतलब वो कार्य करेंगे या वो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखें तो अपन कह रहे हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी, मतलब जब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो भी पार्टिकल कैसा है, एसिलेटेड है, तो ये न्यूटन के नियमों के विरुद्ध है। तो इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स के लॉ है वो वैलिड नहीं होंगे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। अब ये तो हो गई अपनी जो डेफिनेशन के आधार पे या फिजिक्स के आधार पे अपन डेफिनेशन दे दी क्या होगा क्या नहीं होगा, मैथमेटिकल पोर्शन भी देख लिया। एग्जाम्पल के रूप में समझे अपन इनको, तो अपन एक एग्जाम्पल है, सिंपल सा एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो कार में बैठा हुआ है, कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर है, उसके अंदर बैठा हुआ है, तो उसकी गति को अपन देखना चाहिए किस प्रकार से गति करेगा। तो यहाँ अपने पास में दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन या फर्स्ट कंडीशन कि व्यक्ति अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ है और गाड़ी अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, व्यक्ति अपनी सीट पे बैठा हुआ है और गाड़ी अचानक से चलना स्टार्ट कर दे, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो पीछे की तरफ बल अनुभव करेगा, मतलब उसको झटका महसूस होगा पीछे की तरफ। सेकेंड कंडीशन, गाड़ी कंटिन्यू चल रही है अपनी और व्यक्ति उस पर बैठा हुआ था, ड्राइवर है वो अचानक से ब्रेक लगा दे, ड्राइवर है वो अचानक से ब्रेक लगा दे, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो बैठा हुआ मनुष्य था वो आगे की तरफ गति करेगा, आगे की तरफ झुकेगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर अपन देखें, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या था, अचानक से गाड़ी गति करने लगती है, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वेलोसिटी में अचानक से चेंजेज होता है। सेकेंड कंडीशन में कि ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है, तो ड्राइवर ब्रेक लगा देगा, इसका मतलब उसी का वही सेम कंडीशन है कि वेलोसिटी में चेंजेस अचानक से हुआ है, तो उस स्थिति में भी जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल जो बल लग रहा है वो बल कहाँ पे लग रहा है, गाड़ी पे, जबकि अपन एक्सेलरेशन किसकी बात कर रहे हैं, जो बैठा हुआ इंसान है, मनुष्य, उसकी बात कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में जो मनुष्य था उस मनुष्य के ऊपर जो फोर्स लगा एफ एक्सटर्नल वो तो क्या है, जीरो, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ है, मतलब वो एक्सेलरेट मोशन कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में जो गाड़ी है, जो कार है, फोर व्हीलर है, वो क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, किसके लिए, मनुष्य के लिए। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। दूसरी चीज नॉन इनर्शियल की बात करूं, अगर अपनी जो गाड़ी है, फोर व्हीलर है, वो कंटिन्यू चलती हुई जा रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, नियत है, तो उस स्थिति में इसके ऊपर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी क्या होगा, एक निश्चित वेलोसिटी से इसी के साथ में गति करता हुआ रहेगा। तो अगर गाड़ी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो जो इंसान है उसकी वेलोसिटी या तो जीरो होगी, या दूसरी किसी और व्यक्ति या किसी और फ्रेम के रेफरेंस में देखेंगे तो जो इंसान है या जो व्यक्ति है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एक निश्चित वेलोसिटी होगी। तो उस स्थिति में
गाड़ी चल रही है कंटिन्यू, गाड़ी के ऊपर लगने वाला बल कुछ ना कुछ है, लेकिन इंसान के ऊपर लगने वाला बल तो क्या है, जीरो ही है। तो उस स्थिति में एफ एक्सटर्नल जीरो है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, या तो जीरो है या कांस्टेंट होगी। तो दोनों ही सिचुएशन में एफ एक्सटर्नल जीरो और वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में जो कार है या जो गाड़ी है वो क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम। तो इस स्थिति में जो कार है वो कहलाएगी अपनी इनर्शियल फ्रेम। तो ये था अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके अलावा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक एग्जांपल और देखें अपन कि अगर कोई त्वरित गति कर रहा है कण, मतलब त्वरित गति, तो त्वरित गति के लिए अपन कह सकते हैं अगर कोई रोटेशन हो रहा है, घूर्णन गति हो रही है, रोटेशन मोशन, घूर्णन गति हो रही है, तो घूर्णन गति की स्थिति में भी क्या होगा कि अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। और अभिकेंद्रीय त्वरण होगा इसका मतलब ऐसी स्थिति में कि यदि निर्देश तंत्र है वो खुद घूर्णन गति कर रहा है, या जो ऑब्जर्वर है अपना वो घूर्णन गति कर रहा है, या पार्टिकल है वो घूर्णन गति कर रहा है, तो उस स्थिति में भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी वो कौन सी होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। तो ये हो गया अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स हो गए, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या, मतलब निर्देशांक रूपांतरण किसे कहेंगे, निर्देशांक रूपांतरण। अपन पहले के एग्जाम्पल की बात करें, सभी जानते हैं अपन कि पेड़ पौधे स्थिर अवस्था में होते हैं, कि अगर अपन खड़े हुए उनको देखें तो पेड़ पौधे अपने को स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे, मतलब पेड़ पौधों की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर व्यक्ति खड़ा हुआ है अपनी जगह पे खड़ा खड़ा पेड़ पौधों को देख रहा है, लेकिन साथ में अपन ये भी जानते हैं कि अगर, हाँ अपना एग्जाम्पल था पेड़ का एग्जाम्पल देख रहे थे अपन, तो पेड़ के एग्जाम्पल के अंदर अपन देख रहे हैं कि पेड़ की वेलोसिटी वो क्या है, जीरो, कि पेड़ अपने को स्थिर अवस्था में दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, यदि अपन भी स्थिर अवस्था में है। साथ में अपन ये भी अनुभव करते हैं कि अगर अपन खुद किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए चलती हुई गाड़ी के अंदर देखें, तो चलती हुई गाड़ी से अगर पेड़ पौधों को देखें या रोड को देखें, तो दोनों ही चीज़ें अपने को क्या होगी, उनकी वेलोसिटी है वो जीरो दिखाई नहीं देगी। तो घटना, अपन किसी घटना की बात करें, घटना क्या है, पेड़ पौधों को देखना। ऑब्जर्वर कौन है, अपन खुद है, स्वयं है। तो खुद जो स्वयं है वो ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर क्या घटना को ऑब्जर्व कर रहा है कि पेड़ पौधे हैं वो स्थिर है, गतिशील। लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो गई कि एक में अपन स्वयं भी स्थिर अवस्था में थे और दूसरी सिचुएशन में क्या है कि अपन गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो एक ही घटना को देखने के नजरिए दो अलग अलग हैं। तो इन दोनों एक ही घटना को दो अलग अलग नजरिए से देखा, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है वो चीज़ अपने को फाउंड करनी है। तो उसी के आधार पर अपना होगा कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर अपन डेफिनेशन देना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो अपन कह सकते हैं कि किसी घटना के लिए किसी एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण, कोई भी घटना है उसके लिए एक निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षण का किसी दूसरे निर्देश तंत्र में उसी घटना के लिए लिए गए प्रेक्षणों के मध्य में जो रिलेशन होगा, वो रिलेशन या उस रिलेशन को बताने वाली जो इक्वेशंस होगी वो कहलाएगी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वापस से रिपीट कर दूं मैं एक बार कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होगी कि किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षण तथा उसी घटना के लिए किसी दूसरे निर्देश तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य संबंध बताने वाले जो इक्वेशंस होंगे या जो रिलेशंस होंगे वही क्या कहलाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, तो एक घटना का अलग अलग निर्देश तंत्र में ऑब्जर्वेशन लेयर है, तो उन्हीं का अपन को आपस में रिलेशन देखना है। तो इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। अब यदि अपन ये कहें कि निर्देश तंत्र के मध्य आपस में कोई गति नहीं हो रही है, मतलब निर्देश तंत्र है वो स्थिर अवस्था में है, तो उस स्थिति में अपन कह सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होंगी वो होगी टाइम इंडिपेंडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कैसी होगी, टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब समय अनाश्रित होगी। लेकिन यदि निर्देश तंत्र गतिशील अवस्था में है, पार्टिकल है वो या जो ऑब्जर्वर है वो गतिशील अवस्था में है, तो उस स्थिति में जो इक्वेशंस होंगी वो होंगी टाइम डिपेंडेंट, मतलब समय आश्रित इक्वेशन। वो क्या होंगी, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन।
तो ये चीज़ हो गई अपनी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, तो निर्देशांक रूपांतरण के अंतर्गत अपन देखें तो अलग अलग सिचुएशन बनेगी अपने पास में। तो अलग अलग कंडीशंस देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या बनेगी। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है या फर्स्ट कंडीशन है अपनी, वो है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन, मतलब स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। तो निर्देश तंत्र है उसको अपन क्या कर रहे हैं, स्थानांतरित, मतलब एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस स्थिति में अपने को देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो कैसी होगी। तो उसके लिए अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो मान लेते हैं कि अपने पास में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पहली फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाली अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। एक अन्य कोई निर्देश तंत्र है, अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा। तो ये हो गई एक एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D के अंदर अपन देख सकते हैं, इनको नाम दें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये हो गया एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। तो दो कोऑर्डिनेट हो गए या दो निर्देश तंत्र हो गए। एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ कह सकते हैं, एस प्राइम निर्देश तंत्र का मूल बिंदु ओ प्राइम कह सकते हैं। तो एस और एस प्राइम दो अलग अलग फ्रेम है अपने पास में। कोई कण है, मान लिया कि एक पी बिंदु है, कण है वो पी बिंदु के ऊपर स्थित है। इसके निर्देशांक कह सकते हैं अपन एक्स वाई जेड। पी बिंदु के निर्देशांक हो गए, वो हो गए एक्स वाई और जेड। पी बिंदु है, इस पी बिंदु का एस निर्देश तंत्र में जो निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर वेक्टर के द्वारा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं करूँगा मूल बिंदु ओ को बिंदु पी से मिला देता हूँ। तो मेरे पास में ये हो गया OP, तो OP हो गया वो आर वेक्टर। इसी P बिंदु का S प्राइम निर्देश तंत्र कह दूँ या S प्राइम निर्देश तंत्र के मूल बिंदु O प्राइम के रेस्पेक्ट में निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में स्थिति सदिश, उसको रिप्रेजेंट करूँगा मैं R प्राइम वेक्टर के द्वारा। ये होगा R प्राइम वेक्टर। इसके अलावा एस प्राइम निर्देश तंत्र का एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति सदिश, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि ओ प्राइम बिंदु का ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश, उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं R0 वेक्टर या RO वेक्टर के द्वारा। तो कुल मिला के अपने पास में दो निर्देश तंत्र एस और एस प्राइम, दोनों के मूल बिंदु है O व O प्राइम। कोई कण है बिंदु P पे स्थित है, उस P बिंदु का या P कण का S के सापेक्ष स्थिति सदिश R वेक्टर, उसी P बिंदु का S प्राइम के सापेक्ष स्थिति सदिश R प्राइम वेक्टर है, O प्राइम का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R0 वेक्टर है। तो R वेक्टर और R प्राइम वेक्टर ये तो अपने स्थिति सदिश हो गए S निर्देश तंत्र में, और S प्राइम निर्देश तंत्र में O व O प्राइम मूल बिंदु हो गए। S O बिंदु O मूल बिंदु है वो S तंत्र में, और O प्राइम है वो S प्राइम निर्देश तंत्र के अंदर। तो अब अपन देखना चाहें कि जो डायग्राम है, डायग्राम के अंदर देखिए त्रिभुज बन रहा है अपना, त्रिभुज O प्राइम P। इस त्रिभुज के अंदर अपन देखें, अब त्रिभुज के अंदर देखें त्रिभुजों के योग का सदिश नियम क्या कहता है कि दो कर्मागत भुजाओं का योग, कर्मागत भुजाएं कौन सी सदिश के रूप में होनी चाहिए, तो दो कर्मागत सदिश भुजाओं का योग परिमाण में तीसरी भुजा के बराबर लेकिन डायरेक्शन में विपरीत होता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें दो कर्मागत भुजाएं, तो दो कर्मागत भुजाएं मैं कह सकता हूं O प्राइम वेक्टर सदिश के रूप में दर्शाएं, प्लस कर्मागत भुजाएं, तो अगली कर्मागत भुजाएं हैं O प्राइम P इक्वल टू तीसरी भुजा विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तो तीसरी भुजा
OP, अगर OP डायरेक्शन लेते हैं तो वो विपरीत दिशा में है, क्योंकि OP की डायरेक्शन ये वाली है इस दिशा में, और अपन इधर से चलते हुए आ रहे हैं तो अपने को इस दिशा में चलना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसलिए तीसरी भुजा होगी वो कहलाएगी OP वेक्टर। इनकी वैल्यू रखे अपन OO प्राइम को अपन ने डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है R0 वेक्टर के द्वारा, तो R0 वेक्टर प्लस O प्राइम P, तो O प्राइम P जो कि क्या है P बिंदु का S प्राइम तंत्र के सापेक्ष स्थितिज सदिश, जिसको अपन ने रिप्रेजेंट किया है R प्राइम वेक्टर के द्वारा, इक्वल टू OP वेक्टर, तो OP वेक्टर क्या है R वेक्टर होगा, जो कि बिंदु P का S निर्देश तंत्र या मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थितिज सदिश कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं R प्राइम वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर माइनस R0, पक्षांतरण करवा दिया अपन ने, तो ये हो गया अपना स्थिति सदिश का रूपांतरण कि R प्राइम और R मतलब S प्राइम निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश और S निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश के मध्य क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन अपन इस इक्वेशन 1 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R प्राइम इक्वल टू R माइनस R0, जहां R0 जो स्थिति सदिश है वो होगा O प्राइम का O के सापेक्ष स्थिति सदिश, या इसी को अपन कह सकते हैं कि S प्राइम निर्देश तंत्र में जो ऑब्जर्वर है, जो प्रेक्षक है, उसका S निर्देश तंत्र में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष स्थिति सदिश होगा। तो ये अपना हो गया स्थिति में रूपांतरण कि दोनों में क्या रिलेशन होगा। अब मान लो कि कण गतिशील अवस्था में है, कण अगर गति कर रहा है तो उस स्थिति में वेलोसिटी की बात होगी, तो अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो अपन इक्वेशन 1 का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन करें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करें, तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा dr प्राइम अपॉन dt इक्वल टू dr अपॉन dt माइनस dr0 अपॉन dt। यहाँ अपन देखें dr0 अपॉन dt, dr0 अपॉन dt ये हो जाएगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि अपन देखें r0 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है O प्राइम वेक्टर कि चूंकि O प्राइम इक्वल टू R0, ये क्या है एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अपन ने केवल S प्राइम फ्रेम को S से शिफ्ट करके एक दूसरी पोजीशन पे रख दिया है, जो S प्राइम फ्रेम है वो स्थिर अवस्था में ही है, S प्राइम है वो भी स्थिर अवस्था में ही है, तो इस कारण से R0 है वो कांस्टेंट है। अब R0 कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इस स्थिति में इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, dr प्राइम अपॉन dt वेग हो जाएगा किसमें, S प्राइम निर्देश तंत्र में, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं V प्राइम वेक्टर द्वारा, इक्वल टू dr वेक्टर अपॉन dt, तो dr अपॉन dt S निर्देश तंत्र में पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं V वेक्टर, और माइनस dr0 अपॉन dt वो क्या हो गया 0। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन गई अपने पास में, V प्राइम वेक्टर इक्वल टू V। मतलब अगर केवल अपन ने निर्देश तंत्र को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट किया है, मतलब स्थानांतरित करके दूसरी जगह पे फिक्स कर दिया है, तो उस स्थिति में जो कण का वेग है वो दोनों निर्देश तंत्र में सेम दिखाई देगा, मतलब निर्देश तंत्र के विस्थापित या शिफ्ट होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि पोजीशन के अंदर क्या देख रहे थे, पोजीशन है उसमें चेंजेस आ रहा था। अब वेलोसिटी देख ली, तो इसके आगे देखते हैं एक्सीलरेशन, त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 2, तो इसका वापस से टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dv प्राइम अपॉन dt इक्वल टू dv अपॉन dt। तो dv प्राइम अपॉन dt S प्राइम फ्रेम में है, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं A प्राइम वेक्टर के द्वारा, dv अपॉन dt S प्राइम के रेस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा A वेक्टर। तो त्वरण भी क्या होगा, सेम होगा। तो इक्वेशन 3 के आधार पर अपन कह सकते हैं कि केवल फ्रेम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो रही है, तो उस स्थिति में भी त्वरण में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। मतलब दोनों निर्देश तंत्र के अंतर्गत दोनों निर्देश तंत्र के अंतर्गत त्वरण और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, सेम दिखाई देगी। इसी के साथ में अपनी आज की क्लास खत्म होती है। धन्यवाद।